2 जुलाई 2016 सुबह के 8:30 बजे एयरफोर्स का एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट चेन्नई के तंबाराम एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरता है। इसकी डेस्टिनेशन थी पोर्ट ब्लेयर में तैनात INS उत्कृष्ट के करीब, जहां इसे 11:45 पर लैंड करना था। इस विमान में सवार होते ही भारतीय सेना के 29 लोग, जो 2 घंटे में ही अंडमान पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे थे, अभी इसे रवाना हुए केवल 40 मिनट ही हुए थे कि अचानक कंट्रोल रूम को प्लेन की लोकेशन में कुछ अजीब सा ग्लिच दिखाई देता है और ठीक 9:12 पर यह प्लेन रडार से गायब हो जाता है। इसकी लास्ट लोकेशन चेन्नई के 280 ईस्ट में ट्रैक होती है, लेकिन इस बीच प्लेन के साथ क्या हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। तो अब जाकर कहीं इसका मलबा चेन्नई से 310 किलोमीटर दूर सी बेड में पाया गया है, लेकिन कब, क्या और कैसे हुआ, इसका जवाब किसी अथॉरिटी के पास नहीं है। ऐसे में सवाल यह आता है कि विमान को ढूंढने में आखिर कौन सी चूक हुई? क्या इसे ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं की गई, या फिर की गई हर कोशिश सरकार के लिए महज एक फेलियर बनकर रह गई? एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट, रिपोर्टिंग नेम क्लाइन। भारत के इस विमान ने उस दिन सारे सिक्योरिटी टेस्ट को पास किया था। इसके सेफ्टी फीचर्स भी सही काम कर रहे थे और तब इसे चलाने का जिम्मा सौंपा गया था फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र बत्सारा और फ्लाइंग ऑफिसर पंकज कुमार नंदा को, जो कि इंडियन एयरफोर्स के हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस प्लेन में ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ये उस दिन अंडमान के पोर्ट ब्लेयर जा क्यों रहा था, ये सवाल तो जरूर आपके जहन में भी होगा। तो बता दें कि INS उत्कृष्ट पर तैनात जवानों के लिए ये विमान हर हफ्ते जरूरत के सामान की सप्लाई करता था। ये उसकी ड्यूटी थी कि वो सोल्जर्स की नेसेसिटी का ख्याल रखे, और इसलिए इसे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर का रूट भी इसे अच्छे से याद था। तो फिर गलती कहां हुई? क्यों ये विमान अपने डेस्टिनेशन रूट तक नहीं पहुंच पाया? दरअसल जब इस विमान ने उस दिन उड़ान भरी थी, तब शुरुआत में ये अपने ट्रैक पर बिल्कुल सही था। इसमें बैठे सेना के जवान, फ्लाइंग मैन और ईस्ट कोस्ट के गार्ड भी बिल्कुल ठीक थे। लेकिन असल प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर था। जी हाँ, यहां से गुजरते हुए अचानक प्लेन से एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल खत्म होने लगा और इसी के कुछ मिनटों बाद ही प्लेन रडार से गायब भी हो गया। हालांकि इस बीच कंट्रोल रूम ने कई बार प्लेन के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसे इमरजेंसी कॉल भी किए और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से रडार पर विमान को भी खोजा गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। फिर 2 घंटे बाद जब AN-32 एयरक्राफ्ट अपनी डेस्टिनेशन पर भी नहीं पहुंचा, तब इस बात पर ठप्पा लग गया कि या तो ये विमान हाईजैक हो चुका है या फिर दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में कहीं लापता हो गया है। अब यहाँ पर इसके क्रैश होने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि अगर प्लेन हाईजैक हुआ होता तो शायद इसकी जिम्मेदारी लेने वाले चेहरों का कोई मैसेज जरूर सामने आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था कि प्लेन में बैठे यात्रियों की जिंदगी दांव पर थी। समय कम था और जल्द से जल्द प्लेन को ढूंढना भी जरूरी था, इसलिए इसकी जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाई गई। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद वो मासूम जानें अभी भी जिंदा होंगी, इसलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए नेवी और एयरफोर्स की पूरी ताकत लगा दी गई। एक बड़े पैमाने पर रिसर्च रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, कभी टेक्निकल इक्विपमेंट्स के जरिए तो कभी रेस्क्यू टीम के जरिए पोर्ट ब्लेयर के पूरे सी रूट को खंगाला गया। सबसे पहले रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम साथ आई और उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने एक सबमरीन, जहाज और 5 एयरक्राफ्ट का सहारा लिया और दिन रात समंदर के तलों तक सर्च अभियान जारी रखा। 20 इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड शिप्स के साथ साथ 8 एयरक्राफ्ट को भी इस काम पर लगाया गया। लेकिन जब 3 दिनों तक इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तब इस सर्च ऑपरेशन के लिए बंगाल की खाड़ी में एक और सबमरीन फ्लीट को भेजा गया। इस फ्लीट में 16 जहाज और 6 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस बेड़े को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई से 270 किलोमीटर दूर ईस्ट डायरेक्शन की ओर भेजा जाता है। फिर भी वहां कुछ सामने नहीं आया, यहां तक कि इसरो की रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स की मदद भी ली गई और US की इंटरनेशनल एजेंसी को भी इस मामले में कूदने की रिक्वेस्ट की गई, मगर फिर भी जो हाथ आया वो थी निराशा।
अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 1 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद भी इंडियन नेवी और एयरफोर्स उस मुकाम पर खड़ी थी कि उनके पास एक ही जवाब था, और वो ये कि विमान में अंडर वाटर लोकेटर बीकन नहीं लगा था, और यही इसकी सबसे बड़ी खामी थी। हालांकि उसमें 2 लोकेटर ट्रांसमीटर जरूर थे, लेकिन इन ट्रांसमीटर को आइडेंटिफाई और सर्च करने में भी सबमरीन नाकाम रही थी। अब देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना और नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। इसे चलाते चलाते लगभग 8 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे में 56 दिन बाद आखिरकार 15 सितंबर को ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। ये ऑफिशियली मान लिया गया कि 2 महीने तक तो कोई भी इंसान पानी के नीचे जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए जाहिर है कि भैया ये सभी लोग मर गए होंगे। जल्द ही उनके परिवार को भी सेना की ओर से ये जानकारी भेज दी गई कि प्लेन में मौजूद लोगों को अब मरा हुआ मान लिया गया है और वो वापस नहीं आएंगे। कुल मिलाकर इन लोगों की ना तो रेस्क्यूअर्स को बॉडी मिली और ना ही उनके डूबने के कोई निशान। आप यूं मान लीजिए कि 7.5 साल तक एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट की पहेली सरकारी पन्नों में दफन हो गई। हालांकि इस बीच ये पता भी नहीं चल पाया कि AN-32 एयरक्राफ्ट कहां गया और उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ साल बाद 2019 में इसी मॉडल का एक और विमान नॉर्थ ईस्ट में गायब हो जाता है। तब ये विमान असम से अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। इसमें मौजूद यात्रियों की संख्या तकरीबन 13 थी, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही ये प्लेन भी पहाड़ियों में क्रैश लैंड हो गया। और इससे ये सवाल भी सबके जहन में आने लगा कि आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स एयरप्लेन के इसी मॉडल के साथ क्यों। इतिहास पलटकर देखें तो एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट की शुरुआत 1976 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक इस प्लेन की क्रैश लैंडिंग या एक्सीडेंट की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। दरअसल इस प्लेन को सबसे पहले सोवियत संघ की एविएंट नाम की एक कंपनी ने बनाया था। जी हां, और इसके बनाने के 1 साल बाद ही 1977 में पेरिस के एयर शो में इस विमान को आम लोगों के सामने पेश किया गया था। अब क्योंकि ये विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता था, इसलिए इसका इस्तेमाल सेना में सामान की ढुलाई के लिए किया जाने लगा। भारत वो पहला कस्टमर बना जिसने इस प्लेन को खरीदा, लेकिन तब वो नहीं जानता था कि इसके साथ एविएशन एक्सीडेंट्स का एक इतिहास जुड़ने वाला है। फिर साल 1986 से लेकर 2019 के बीच ये दर्जनों ऐसे एविएशन एक्सीडेंट्स हुए जिनमें या तो फ्लाइट हमेशा के लिए गायब हो गई या फिर केवल उसका मलबा मात्र ही हाथ लगा। लेकिन एक चीज जो 10 से 11 घटनाओं में कॉमन रही थी, वो था एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट। जी हाँ, इस प्लेन की ट्रेजेडी ऐसी रही है कि साल 1986 में इसका एक एक्सीडेंट हुआ था और ये अरेबियन सी के ऊपर से गायब हो गया, और 2016 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इसके अलावा साल 2009 में भी ये प्लेन क्रैश लैंड कर गया था, जिसमें इसके कई क्रू और पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। अब ऐसे में क्या आप ये सोच सकते हैं कि आखिर इस प्लेन के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सोवियत यूनियन और यूक्रेन में बने ये प्लेन काफी पुराने हो गए थे। इसी के चलते साल 2009 का हादसा भी हुआ था। फिर साल 2015 में भारत ने इन्हें अपग्रेड कराने के लिए यूक्रेन भेजा था। $400 मिलियन की ये डील स्पेसिफिकली प्लेन के शेल्फ लाइफ को 40 सालों से बढ़ाने के लिए की गई थी। मगर यहाँ भी दिक्कत तब पैदा हुई जब इनमें से 5 प्लेन्स यूक्रेन ने गंवा दिए थे। ऐसे में भारत ने अल्टीमेटम देते हुए यूक्रेन से अपने विमान वापस मांगे थे। प्लान ये था कि भाई बाकी बचे प्लेन्स को IAF के कानपुर एयरफोर्स बेस में ही नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जाएगा और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूक्रेन की तरफ से होगी। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से आई कई परेशानियों के बीच ये काम भी ठीक से नहीं हो पाया और इसी का अंजाम हमें साल 2016 में बिगेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें भारत को बड़े फेलियर का घूंट पीना पड़ा था। उस समय भले ही भारत की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई, लेकिन शुक्र है कि अब 7.5 साल बाद अंडर वाटर व्हीकल को बंगाल की खाड़ी में 3.5 किलोमीटर नीचे मलबा मिला है और कंफर्म्ड होकर कहा जा रहा है कि ये मलबा 2016 में गायब हुए एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट से मेल खाता है। वैसे आपको बता दें कि इसकी जानकारी लोगों को तब लगी जब 12 जनवरी को डिफेंस मिनिस्टर ने सबको बताया कि बंगाल खाड़ी में एयरफोर्स के एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट का मलबा मिला है। दरअसल हुआ ये था कि पिछले कई दिनों से इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स बे ऑफ बंगाल में रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल को टेस्ट कर रहे थे। ये व्हीकल अंडर वाटर सी बेड को मैप करने के काम में आता है और आज भी ये अपने इसी काम को कर रहे थे जब अचानक व्हीकल के रास्ते में एक बड़ा मलबा आ गया। तो ये लोकेशन चेन्नई से लगभग 312 किलोमीटर दूर थी
और यहाँ पर लगभग 3.4 किलोमीटर गहरे सी बेड में एयरक्राफ्ट की बॉडी पड़ी हुई थी। हालांकि शुरुआत में व्हीकल और रिसर्चर्स की टीम के लिए ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल था कि ये मलबा है किस चीज का, लेकिन जब अंडर वाटर व्हीकल द्वारा इसकी तस्वीरें खींची गईं, तब ये साफ हो गया कि ये 7.5 साल पहले गायब होने वाले एयरक्राफ्ट की बॉडी का ही मलबा है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इसका पता कैसे लग पाया। तो बता दें कि ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि अभी तक बे ऑफ बंगाल के इस एरिया में किसी दूसरे विमान के गायब होने की खबर नहीं है। साथ ही मिले हुए मलबे में 3 रंगों वाला एक सर्कल भी देखा गया, जो ज्यादातर केवल एयरफोर्स के विमानों में ही होता है। इसके अलावा खुद भारतीय नौसेना और वायुसेना ने कंफर्म किया है कि मिला हुआ मलबा जो है वही AN-32 एयरक्राफ्ट जैसा ही है। अब एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि भला इतने सालों बाद AN-32 एयरक्राफ्ट को ढूंढा कैसे गया? जब ये प्लेन 7 साल पहले नहीं मिला था तो अब कैसे मिल गया? और भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जो तब नहीं थी? दरअसल ये पूरा खेल अंडर वाटर व्हीकल का ही है, जो समंदर में 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर टेस्ट कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए भारत सी बेड में पड़े मलबे से लेकर वहां की पूरी मैपिंग को कर सकता है। अब पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि पहले भारत के पास ये व्हीकल था ही नहीं। इसे करीब 6 महीने पहले ही नॉर्वे से खरीद कर लाया गया है। जी हाँ, और खास बात यह है कि ये ऑटोमेटिक चलने वाला व्हीकल समुद्र के अंदर वीडियो और फोटोज क्लिक करने में माहिर है। इसमें मल्टी बीम सोनार और हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी जैसे कई एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी तब भारत के पास होती तो 3.5 किलोमीटर तो क्या 5 किलोमीटर की दूरी में भी प्लेन के मलबे को ढूंढ लिया जाता और शायद भारत का इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन फेल ना होता। वैसे इस ऑपरेशन के फेल होने का एक कारण यह भी था कि एयरफोर्स के ज्यादातर विमानों में अंडर वाटर लोकेटर बीकन लगा होता है। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो पानी में डूबे एयरक्राफ्ट से एक तरह का सिग्नल छोड़ता है। इसके जरिए रेस्क्यू टीम एयरक्राफ्ट की लोकेशन ढूंढ पाती है। मगर अफसोस AN-32 एयरक्राफ्ट में ये अंडर वाटर लोकेटर नहीं था। जी हाँ, और इसी वजह से उसका पता नहीं लग पाया। लेकिन आज जब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो प्लस पॉइंट ये है कि किसी भी हादसे में क्रैशिंग साइट का पता पहले ही लगा लिया जाएगा। इससे न केवल पैसेंजर्स के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बल्कि ऐसे सेफ्टी फीचर से घटनाएं भी कम होंगी। ये कहानी हमें बताती है दोस्तों कि किसी भी फ्लाइट या शिप में सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसमें आई कमी कितनी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हम लेते हैं आपसे विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।